बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 20 दिसंबर और दिन है इतवार का। आज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं। वो खबर जिसका मुझे भी इंतज़ार था काफ़ी अरसे से कि ये सिलसिला कहीं ना कहीं मुनक़ता हुआ है तो वापस जाके जुड़ेगा कैसे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस सिलसिले को वापस जोड़ने के लिए तैयार हैं और डिजिटल पाकिस्तान का जो मंसूबा अधूरा रह गया था, आप यूं समझ लीजिए कि उसको पूरा करने का वक्त शुरू हो गया है। तानिया अदरूस के जाने के बाद अब उसका मुतबादल तलाश कर लिया गया है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप फॉर पाकिस्तान ये मंसूबा अब शुरू होने वाला है। इसमें क्या क्या कुछ होने वाला है, ये सारी तफसीलात आज आपको बताऊंगा। शायद किसी टीवी चैनल पर आपको ये नज़र नहीं आई, लेकिन ये सारी तफसील आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान अब क्या करने वाले हैं। इसके साथ साथ अब से थोड़ी देर पहले वफाकी काबीना का एजेंडा जारी हुआ है। मंगल के रोज़ चूँकि काबीना का इजलास होता है तो उस एजेंडे में एक बड़ी ज़बरदस्त और अहम चीज़ को शामिल किया गया है। बस एक कदम दूर रह गया इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी का मामला। बस आखिरी मरहला अब ये मंजूर हो गया काबीना से तो फिर पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ होगा। ख़ास तौर पर व्हीकल इंडस्ट्री के हवाले से जो मोनोपली है ये किस तरह से ख़त्म होने वाली है, इस पर थोड़ी बात करेंगे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया पाकिस्तान ने। 30 ममालिक में पाकिस्तान शुमार हो रहा है जिनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रिवाइव किया है और बेहतरीन पोजीशन पर वापस रैंक कर रही है। और थोड़ी अच्छी खबरें हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की और फिर मैं आपको बताऊंगा वज़ीर आज़म इमरान खान डिजिटल गवर्नेंस मंसूबे के लिए किस शख्स को अब वापस लेके आए हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का मामला हमने बहुत सुना। इलेक्ट्रिक गाड़ियां कब चलेंगी पाकिस्तान में, उसके लिए बहुत कोशिश हुई, कभी कहीं से पॉलिसी, कभी कहीं से मंजूरी, और अब आखिरी मरहले पर मामला पहुँच चुका है और वो मरहला है काबीना से मंजूरी का। 16 दिसंबर को कौमी इक्तसादी राब्ता कमेटी यानी ECC ने इसकी बाज़ाब्ता अप्रूवल दे दी है। 2 अहम फैसले किए गए हैं ECC के इजलास में। नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये 2 पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा सकती हैं। हम इन दोनों मैदानों में बहुत पीछे हैं दुनिया से, अपने हमअसर ममालिक से, लेकिन अब ECC के इजलास के बाद फाइनल मरहला होता है वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी मिलने का। तो अब से थोड़ी देर पहले जो एजेंडा जारी किया गया है उस एजेंडे में ECC से मंजूर होने वाले फैसलों की रेटिफिकेशन का मामला शामिल कर लिया गया है। तो आई होप कि मंगल के दिन ये पॉलिसियाँ मंजूर हो जाएंगी और फिर कोई अब हार्म नहीं रहेगा। ये जो 3 डब्बे जैसी गाड़ियाँ आपको लाखों रुपए में फ़रोख्त की जाती हैं ना, इनकी मोनोपली इंशाल्लाह अब ख़त्म होगी, क्योंकि EV पॉलिसी आने से बहुत सारी दूसरी कंपनियों को पाकिस्तान में आने का मौका मिलेगा। अजारादारी जिन कंपनियों की है वो ख़त्म हो सकेगी, नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग सकेंगे। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रहे हैं और जो पॉलिसी मंजूर की गई है उसके बाद ये बताया गया है कि 3 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने वाली हैं। तो उनमें से एक कंपनी ने तो ज़मीन ख़रीद ली है, अपना वहाँ पे काम उन्होंने शुरू कर दिया है। 2 मज़ीद कंपनियाँ पाकिस्तान आने वाली हैं। आने वाले दिनों में मैं बताऊँगा कि वो कौन सी कंपनियाँ हैं। और इसी तरह अब गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ जो EV पॉलिसी के तहत आएंगी उनको क्या छूट दी गई है, क्या मराद दी गई हैं, जो बहुत अरसे से ये कंपनियाँ मांग रही थी लेकिन उनको दी नहीं जा रही थी, अब वो सब कुछ मुमकिन हो गया है। आप दुआ कीजिए कि वफाकी काबीना से ये मंजूर हो जाए, उसके बाद गाड़ियाँ पाकिस्तान में मुस्तकबिल में सस्ती भी मिलेंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको मिल सकेगी। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का डिजिटल गवर्नेंस मंसूबा। आपको याद है तानिया अदरूस आई और जितनी तेज़ी से आई और जितना धूम धड़का हुआ उनके आने का, शोर शराबा सुना गया और उतनी खामोशी से वो चली भी गई। मतलब कुछ हुआ नहीं, पता नहीं चला कि पाकिस्तान डिजिटल गवर्नेंस में क्या करना चाह रहा था और क्या हुआ। कुछ अचीवमेंट नहीं हुई। वो जो रोटी कपड़ा और मकान के साथ उन्होंने नारा लगाया था, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, वो वादा भी कहीं बीच में ही रह गया। और उनको ज़्यादा सपोर्ट इसलिए भी मिली कि जहांगीर तरीन उनकी बैक पे थे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब खुद चूँकि उस मंजरनामे से गायब हुए तो फिर तानिया अदरूस को भी वो सपोर्ट नहीं रही और वो वहाँ से चलती बनी। अब 2 दिन पहले एक बहुत अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक चेयरमैन नादरा और इस वक्त वो काम कर रहे हैं UNDP के साथ तारिक मलिक।
आपको याद होगा नादरा को ट्रांसफॉर्म किसने किया था, ट्रांसफॉर्मेशन जो नादरा में हुई थी और पाकिस्तान ग्लोबली रिकग्नाइज हुआ कि नादरा में बहुत अच्छा काम हुआ है, डिजिटलाइजेशन उसकी की गई है और बहुत सी चीज़ें हुई थी, वो तारिक मलिक साहब की जानिब से वो इनिशिएटिव्स लिए गए थे। टेक्निकली बहुत साउंड आदमी है और इस वक्त वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे अहम मुलाकात की है और उनको अपना डिजिटल गवर्नेंस मंसूबा बताया है। पहले डिजिटल पाकिस्तान मंसूबा था, अब डिजिटल गवर्नेंस मंसूबा है। यानी वो मामलात जो वज़ीर आज़म करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन ये सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको डिजिटलाइज कर दिया जाए ताकि ये फाइल और पेपर वर्क जो है इसको पेपरलेस कर दिया जाए, तमाम काम वक्त पर मुकम्मल हो सकें। और इसमें एक नहीं है, दर्जनों इनिशिएटिव्स हैं। आप सुनिए ज़रा, मैं आपको तफसील बताता हूँ, आप खुश हो जाएंगे कि इतना कुछ पाइपलाइन में होने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे पहले नंबर पर तो नादरा को डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाने का टास्क दिया है। मतलब नादरा में डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल आईडी, यानी हर शख्स की एक डिजिटल आईडी क्रिएट कर दी जाएगी। जो डिफरेंट जमेलों में पड़ते हैं या लंबी लाइनों में लगना पड़ जाता है समटाइम्स, ये ख़त्म हो जाए। एक बंदे की डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट हो, दैट्स इट, वही उसका सब कुछ हो। मैं 3 दिन पहले नादरा हेडक्वार्टर गया, मुझे कुछ काम था और वहाँ पर मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आपने चिप वाला आईडी कार्ड जो जारी किया था, ये एक आला अफसर से मेरी बातचीत हो रही, मैंने उन्हें कहा कि आपने जो चिप वाला आईडी कार्ड जारी किया था इसका मकसद क्या था। तो उन्होंने बताया कि हम एक ऐसा मंसूबा लेके आने वाले थे जिसके तहत यही आईडी कार्ड आपकी डिजिटल आईडी होती और आपको किसी और कार्ड की ज़रूरत ना पड़ती, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस अलग रखने की ज़रूरत पड़ती, ना आपको एटीएम कार्ड रखने की ज़रूरत पड़ती, ना आपको किसी भी किस्म का कोई दूसरा कार्ड अपने वॉलेट में रखें, सिर्फ और सिर्फ एक आईडी कार्ड और उसकी चिप आपकी पूरी डिजिटल आईडी होती। तो आने वाले दिनों में क्या ये मुमकिन होगा या नहीं, नादरा के जो साबिक चेयरमैन थे तारिक मलिक साहब, उनसे ये यकीनन डिस्कस हुआ है, देखते हैं क्या वो इसमें कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने का टास्क दिया है जो लिंक्ड होगी नेशनल पुलिस ब्यूरो से। किसी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र हमें यह मालूम नहीं होता कि हमें कौन सी हेल्पलाइन पे फौरी तौर पे कॉल करनी है, तो एक हेल्पलाइन होगी जो नेशनल पुलिस ब्यूरो से कनेक्टेड होगी। आपका कोई मसला हो वो मुतलका हुकाम तक कनेक्टेड हो जाए, इस तरह का एक मैकेनिज्म लाया जा रहा है। फिर डिजिटलाइजेशन ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की तहकीकात में जितनी रुकावटें या जितनी ताख़ीर होती है कागजी कार्रवाई की वजह से और दीगर हरबे हीले बहाने, ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए पुलिस की डिजिटलाइजेशन का टास्क दिया गया है। इसके साथ साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला और नौजवानों का दरीना मुतालबा। पेपैल क्यों नहीं है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया यूज़ कर रही है और हमारे पास डिजिटल पेमेंट सिस्टम का वो तरीक़ाकार नहीं है जो होना चाहिए, आलमी मेयार का नहीं है। तो पाकिस्तान किस तरह से पेपैल को ला सकता है या डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आलमी मेयार के मुताबिक स्टैंडर्डाइज कर सकता है, उसके ऊपर बात हुई है, ये टास्क दिया गया है। इसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, ये वो बातें हैं जो मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बता सकता, ये बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ में लिखी गई हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस की प्रेस रिलीज़ में लिखी गई हैं। आप तक क्यों नहीं पहुंचती ये मुझे मालूम नहीं है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान बिजनेस पोर्टल, रोज़गार के मौके पैदा तो हो रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है, कहीं पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चल रही है, मुलाजमत मिलना शुरू हुई है। तो नेशनल जॉब पोर्टल एक बनाया जाए जिसके तहत पता चल सके कि कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कितने लोग इनोवेटिंग हैं, कितने लोग स्किल्ड हैं लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक नेशनल जॉब पोर्टल बनाने का भी कहा गया है। तो अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के साथ किस हद तक ताउन कर सकेगा और किस हद तक डिजिटल गवर्नेंस रोड मैप को कामयाब बना सकेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अच्छा ये है कि तानिया इदरूस साहिबा के जाने के बाद हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं गई, ये कंटिन्यूसली बैक एंड पे वर्क चल रहा था और अब मोस्ट रेलिवेंट लोग जो हैं वो इंटरकनेक्ट कर दिए गए हैं, यानी उनको ये टास्क दिया गया है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस रोड मैप में या जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप है उसमें ज़रूर कामयाब हो सके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं 10 साल रिकॉर्ड किस तरह से टूटा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मैंने आपको कितने विजिट कराए, कभी सियालकोट में, कभी फैसलाबाद में, मैंने अपनी आंखों से वो चीज़ें देखी हैं और ज़बरदस्ती किसी से नहीं पूछा
कि आप ये वाली बात कहें या ये वाली बात ना कहें। उनसे कहा है जो भी बात करें आप बिल्कुल फ्रैंकली टू बी ऑनेस्ट बात करके बताएं, क्या वाकई आपके हालात बदल रहे हैं या ये सिर्फ हुकूमत की कही हुई बातें हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर जाती दिखाई दे रही है। और खुशी की बात यह है कि उन लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की और अब जो ताज़ा अदादोशुमार आए हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव होके दुनिया की 30 बड़ी इंडस्ट्रीज़ में शुमार होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स का जो बड़ा हिस्सा था वो टेक्सटाइल का था और अब आप देखिए 2011 में पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट किया वो 1533 यानी 1533 मिलियन डॉलर्स थे और 2020 में ये 2156 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। 2019 में इससे कम थी, 2018 में इससे कम थी, 17 में कम और इससे पिछले सालों में कम ही रही। तो ये 9 साल या 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है जब पाकिस्तान ने इतनी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट की हैं। जब मैं फैसलाबाद और सियालकोट में मौजूद था तो वहाँ पे लेबर कम्युनिटी, वहाँ पे जो टेक्सटाइल ऑनर्स थे और दूसरे लोगों ने ये बताया कि हम इतने मायूस हो चुके थे कि ऐसा लग रहा था कि अब हम ये कारोबार मज़ीद नहीं चला सकते। मिलें बंद कर दी थी और जो बंद पावर लूम्स थी उनको लोहे के रेट पर फ़रोख्त करने का सोच रहे थे और बाज़ लोगों ने कर भी दिया था। लेकिन ये तो भला हो कोरोना का, जिस दौरान दुनिया की दूसरी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई और वर्कलोड पाकिस्तान की तरफ आया। इसमें कुछ लोग कहते हैं हुकूमत का कोई कमाल नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से हुआ। इसमें कोरोना एक बड़ा फैक्टर था लेकिन उसको यूटिलाइज़ किस तरह से किया ये हुकूमत का कमाल था। अगर हुकूमत अपनी भी इंडस्ट्री बंद कर देती जो पहले ही तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी वो तो बचती ना। और फिर हुकूमत के पास एक क्लियर जवाब था जी ये तो कोरोना की वजह से हुआ, लेकिन उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया और टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी दी, इंसेंटिव्स दिए, लोगों को इंगेज किया। जो स्टेक होल्डर्स थे, जो साबिक दौरे हुकूमत में इसहाक डार से मिलने के लिए तरसते थे, उनको साथ बिठाकर पॉलिसी तश्कील दी। आप मेरा व्लॉग उठा के देखिए, उस व्लॉग में वो बंदा जो एप्टमा है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, उसका ओहदेदार था साबिक। वो कह रहा जिस वक्त मैं ओहदेदार था इसहाक डार से मिलने के लिए गया, उन्होंने मुझे सीढ़ियों पे खड़े खड़े कहा कि तुम्हारे पास 3 मिनट है बात करने के लिए, जो कहना इधर ही कहो। सीढ़ियों पे खड़े खड़े, ये संजीदगी का आलम था। लेकिन इस बार ये सब तरीकाकार बदला गया है और अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइवल की पोजीशन में हम आ चुके हैं। लेकिन अब करना एक काम है, ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुस्तकिल मनसूबाबंदी करे, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करे ताकि दोबारा से वापस उस पोजीशन पे पाकिस्तान ना चला जाए। हमें चीन के, हमें इंडिया के, हमें बांग्लादेश के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये सिलसिला अब यहाँ से टूटने ना पाए। हुकूमत जो कुछ कर सकती है सारी तवज्जो लगा दे इस इंडस्ट्री के सेक्टर के ऊपर, इसको रिवाइव करने के ऊपर। एक आपने इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया वापस अपने पैरों पर तो कौम आपको दुआएं देगी इंशाअल्लाह ताला। और भी खबरें बहुत सी हैं। जुलाई और नवंबर से मईशत कैसे टेक ऑफ हुई, क्या आदादोशुमार हैं, ये सब कुछ आपसे मैं इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा। दुआ कीजिए पाकिस्तान इसी तरह से तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।